Hello everyone, good morning. आई एम शैल योर एजुकेटर ऑन सी एस आई नेट लाइफ साइंस कैटेगरी। और आज के इस स्पेशल क्लास में हम ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स को पूरा रिवाइज करेंगे. सो दिस इज अ वन शॉट रिविजन क्लास वेयर वी विल रिवाइज translation in prokaryotes. So you will get to learn initiation, elongation and termination of translation in case of prokaryotes with in single class. बस इस एक वीडियो में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा. सो ये क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि एक ही सेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा. आपको बार बार प्लेलिस्ट में बाकी सारे सेशंस को देखने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. उससे पहले मैं चेक कर लूँ कि मैं ये विजिबल एंड ऑडिबल हूँ या नहीं. Yes, I am audible and visible. So let's start. So translation इसका मीनिंग क्या होता है? Translation is the passing on of genetic information from mRNA, from mRNA to protein. तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन mRNA में है वो प्रोटीन तक ट्रांसफर हो जाए उसे ही कहते हैं ट्रांसलेशन. रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है. ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है. एंड एमआरएनए ही नहीं, ट्रांसक्रिप्शन में हर तरह का आरएनए बन सकता है, लेकिन बेसिकली हम एमआरएनए के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं. सो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है दैट इज ट्रांसलेशन. सो दिस इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन. तो ट्रांसलेशन में जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हो सकती है? तो ट्रांसलेशन में द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एमआरएनए. Next important thing is tRNA. Then it is amino acyl tRNA synthetase. And ribosomes. So basically these four are the components of translation, important components of translation. मतलब translation को अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए, ट्रांसलेशन हमारा अच्छे से हो जाए, इसके लिए वी नीड एन एमआरएनए मॉलिक्यूल, अ टीआरएनए मॉलिक्यूल, एमआरएनए टीआरएनए मॉलिक्यूल्स एंड अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेजेस एंड राइबोसोम्स. ये हैं क्या? सो एमआरएनए इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन को ट्रांसफर होता है. टीआरएनए इज द अडेप्टर मॉलिक्यूल विच हेल्प्स टू tRNA is the adapter molecule which joins या connects the information transfer between mRNA and amino acid. मतलब tRNA ही वो मॉलिक्यूल है जो कि mRNA और अमीनो एसिड के बीच में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है. मतलब जैसे कोडॉन होंगे वैसा अमीनो एसिड आएगा, दैट विल बी ड्यू टू tRNA. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस. दिस इज द एंजाइम that joins tRNA with its particular या with its cognate amino acid. ठीक है. Next one is ribosomes. The ribosomes are the physical बोल सकते area या physical junction where the amino acids and the codons of mRNA actually interact. या जैसा कोडॉन है वैसा अमीनो एसिड tRNA लेके आता है एंड दैट प्लेस इज अ राइबोसोम मॉलिक्यूल. सो बेसिकली ये चारों चीज़ें हैं द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन. यही कंपोनेंट्स यूकैरियोट में भी होता है, प्रोकैरियोट में, दोनों में होता है. हम पहले प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पूरा आज खत्म कर देंगे, कल यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन खत्म कर देंगे, जिससे कि आपको सिर्फ एक ही सेशन में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए पॉइंट टू पॉइंट. वॉटसन से मैं पढ़ा रही हूँ, आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. सो लेट्स बिगिन विथ द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए. सो द एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए and mRNA is the product of transcription and post transcriptional modification in case of eukaryotes. Eukaryotes में ट्रांसक्रिप्शन के बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मतलब कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ये तीनों मैकेनिज्म होता है. देन वी गेट एन एमआरएनए मॉलिक्यूल. यूकैरियोट में डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन के बाद डायरेक्टली वी गेट एन एमआरएनए मॉलिक्यूल. ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. सो एमआरएनए का जो स्ट्रक्चर है इट इंक्लूड्स a 5' cap in case of eukaryotes. ठीक है. Then we have UTR, untranslated region. Then we have the coding sequence. Then we have 3' UTR.
and tail at the 3' end. So this is the basic structure of mRNA in case of यूकैरियोट्स. क्या क्या होता है, तो उनके 5' एंड में एक ग्वानिन का मॉलिक्यूल होता है जो कि मॉडिफाइड होता है. तो दिस ग्वानिन मॉलिक्यूल इज द मॉडिफाइड ग्वानिन. This acts as the cap which is attached at the 5' end of mRNA molecule. Then we have a region after cap which is called as UTR or untranslated region, and this region includes ribosome binding site. This includes ribosome binding site as well as some other sequences which help to control, you can say, which have a role in controlling, या बोल सकते हैं जहाँ पे राइबोसोम्स बाइंड करते हैं एंड ट्रांसलेशन में हेल्प करने के रीजन्स होते हैं यूटीआर में, अनट्रांसलेटेड रीजन में. एंड ये वो रीजन होता है यूकैरियोट्स का एमआरएनए का जो कि प्रोटीन में नहीं आता है. सो प्रोटीन में एमआरएनए से भी कुछ सीक्वेंसेस ही आते हैं, पूरा एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है. देन वी हैव अ 3' यूटीआर which helps in stability of this mRNA. After 3' UTR, we have adenine molecules about 200 in number attached at the 3' end by the process of tailing. ये tailing के process की वजह से होता है. And this is called as the 3' tail. This is 5' cap. This is 5' UTR. This is 3' UTR. And this is the coding sequence. Coding sequence मतलब ये region ही actually में protein में transfer होता है. सो बेसिकली यूकैरियोटिक एमआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया 5' ग्वानिन मॉलिक्यूल जो कि एक मॉडिफाइड ग्वानिन होता है विच एक्ट्स एज द कैप. देन वी हैव यूटीआर एट द 5' एंड. देन वी हैव द कोडिंग सीक्वेंस. देन वी हैव यूटीआर एट द 3' एंड. देन वी हैव पॉली ए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वी हैव 5' UTR. Okay. Then we have the coding sequence. Then we have 3' UTR and 3' end. That's all. This is the mRNA of a prokaryote. This is mRNA of eukaryote. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कैप नहीं है, टेल नहीं है, ठीक है. यहाँ पे कैप है, टेल है. That's all. तो ये mRNA है प्रोकैरियोट का, ये है यूकैरियोट का. अब जो कोडिंग सीक्वेंस है उसकी बात करते हैं. अच्छा, यहाँ पे भी यूटीआर में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है एज वेल एज सम कंट्रोलिंग रीजन्स विच हेल्प इन, क्या बोल सकते हैं, हेल्प इन ट्रांसलेशन, कि वो ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा. ये सारी चीज़ें यूटीआर में रहती हैं, ठीक है. एंड अब बात करते हैं ये कोडिंग रीजन के बारे में. कोडिंग रीजन के बारे में, ठीक है. जो कोडिंग रीजन होता है एमआरएनए का, दैट बिगिंस विथ AUG, कोडॉन. व्हाट इज अ कोडॉन? अ कोडॉन इज अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच आर रेड इन वन फ्रेम. ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होता है इन्हें एज अ सेट रीड किया जाता है. एंड इन्हीं 3 न्यूक्लियोटाइड्स के इंफॉर्मेशन को सेट, ये जो एमआरएनए है उसमें है क्या, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन का सेट है. यहाँ पे दिस कंटेन्स अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड ये जो इंफॉर्मेशन है इसको 3 ब्लॉक्स में पढ़ा जाता है. ये देखिए, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक है. देखिए, ये देखिए, एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये चौथा ब्लॉक. हर ब्लॉक में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? 3. एंड एक ब्लॉक को कहा जाता है एक कोडॉन. A set of 3 nucleotides is 1 codon, ठीक है. एंड जो mRNA में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में ट्रांसफ़र होता है वो इन्हीं ब्लॉक्स के बेसिस पे होता है. मतलब ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सेट है इसे एक कोडॉन कहा जाता है. एंड हर कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड होता है. तो अगर ये AAG है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर कोई अमीनो एसिड आएगा एंड इस AAG के जगह पे आके बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा. देन है CAA. CAA का मतलब होगा एक अमीनो एसिड जो कि जेनेटिक कोड जो होता है उसमें एक चार्ट आपने देखा होगा, वहाँ पे हर कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड है. तो CAA अगर लिखा है दैट मीन्स एक कोई अमीनो एसिड आएगा जो कि पुराने अमीनो एसिड के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा. देन है UUU का मतलब है एक कोई और अमीनो एसिड आएगा जो कि पिछले वाले अमीनो एसिड के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा. ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये जो जेनेटिक कोड है, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है 3 के सेट में राइबोसोम्स जो है वो रीड करते हैं. एंड टीआरएनए उसी हिसाब से एमिनो एसिड्स लेके आता है. तो टीआरएनए इन्हीं 3 सेट्स के बेसिस पे, ये जो 3 का सेट है इसी बेसिस पे एक अमीनो एसिड आता है. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू 1 कोडॉन का जो ये सेट है, एंड हर कोडॉन के लिए एक अमीनो एसिड आता है. ये जो एक कोडॉन और ये अमीनो एसिड के बीच में कोई एज सच आप कोई
इंटरैक्शन, कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। यही है एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक कोडॉन अगर यू है तो फिनाइल एलानाइन नाम का ही अमीनो एसिड क्यों आएगा। इसके पीछे का रीज़न हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है ये हमको पता है। मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया था, जब सेल फ्री सिस्टम, मतलब ये मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए लेबोरेटरी में सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया था। ये सेल में ना हो, उनके लेबोरेटरी सेटअप में ये सिस्टम, ट्रांसलेशन का सिस्टम किया। एंड लेट्स सपोज यू का कोडॉन्स है 4-5, एंड उन्होंने फिनाइल एलानाइन हटा दिया उस सिस्टम से, तो देखा कि ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ। यू स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलानाइन। तो ये जो है ना कि एक कोडॉन मतलब एक अमीनो एसिड, एक कोडॉन का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो कोडॉन और अमीनो एसिड के बीच में एक रिलेशन है वो क्यों है, उसको कैसे समझाया जाए, ये मुश्किल है, लेकिन ये है, ये हमको पता है एंड ये हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाले सिस्टम को, ये हमारा जो सेंट्रल डॉगमा है, इसलिए इसको डॉगमा कहा जाता है। डॉगमा मतलब ही, वर्ड का मतलब ही है कि कोई एक चीज़ है, आपको पता है वो है, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको समझा नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे यू के लिए फिनाइल एलानाइन ही क्यों आएगा, ये सेल फ्री सिस्टम में पता चला। फिनाइल एलानाइन नहीं था तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, लेकिन यू के लिए फिनाइल एलानाइन ही क्यों आएगा, सेरीन क्यों नहीं आएगा, थ्रियोनिन क्यों नहीं आएगा, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। दैट इज द मीनिंग ऑफ आवर वर्ड, द वर्ड डॉगमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो mRNA में ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इन्हें 3 का न्यूक्लियोटाइड का एक सेट माना जाता है। एक बार में एक सेट को पढ़ा जाता है। कौन पढ़ता है, राइबोसोम। तो देख सकते हैं यहाँ पे AUG पहला सेट है। AUG के लिए हमेशा मिथियोनिन आता है, एज एन अमीनो एसिड मिथियोनिन हमेशा आता है। उसके बाद AAA है, GCA, AUU, UUC, GUA, CUG, AAA, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स के सेट है। ठीक है, पूरा रीजन पूरा न्यूक्लियोटाइड से भरा है। 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट को एक कोडॉन बोलेंगे। एक कोडॉन मतलब एक अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमेशा पहला वाला कोडॉन जो है वो AUG रहता है। लेट्स सपोज राइबोसोम AUG की जगह पे A छोड़ दे एंड UGA, यहाँ पे जैसे कि AAA है, जो मैंने मार्कर लगा दिया है, इस वजह से दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, AAA है। देखिए AUG को A से रीडिंग ना करके अगर U से रीडिंग करना स्टार्ट कर दे राइबोसोम, तो इट विल बी UGA, AAG, CAA, UUU। तो देखिए पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, रीडिंग फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, और अमीनो एसिड्स जो आ रहे थे उसके बदले में कुछ और आने लग जाएंगे। AUG के लिए मिथियोनिन आना था, AAA के लिए देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से जो अलग तरह का जो अमीनो एसिड्स का सेट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो अमीनो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सेट है रीडिंग का वो बदल चुका है, हमारा फ्रेम बदल चुका है रीडिंग का। तो अगर बाई चांस रीडिंग फ्रेम में AUG का कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड अगर छूट गया तो पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। तो दिस इज आवर ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम मतलब स्टार्ट कोडॉन से स्टॉप कोडॉन तक जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है mRNA में, that is called as open reading frame, and open reading frame must be maintained properly, and अगर ये मेंटेन नहीं है तो गलत अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस आएगा, गलत प्रोटीन बन जाएगा। तो ये mRNA का रीडिंग फ्रेम की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद mRNA में जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हमेशा AUG होता है, उसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन किसको कहते हैं, जो फर्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सेट है उसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में द स्टार्ट कोडॉन इज AUG। ओके, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज AUG, GUG, UUG। ये तीनों में से एक कोई भी स्टार्ट कोडॉन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको ORF का मीनिंग क्या बताया, स्टार्ट से स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या है, स्टार्ट कोडॉन वो पहला न्यूक्लियोटाइड का सेट है जो कि प्रोटीन बनाने में पहली बार रीडिंग करेगा राइबोसोम। ठीक है, अब ये आगे बढ़ेगा, राइबोसोम बढ़ेगा, tRNA उस हिसाब से अमीनो एसिड्स लेके आता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड का 3 तरह का कोडॉन मिलेगा। क्या क्या, UAG, UGA एंड UAA। ये 3 तरह का न्यूक्लियोटाइड, ये जो 3 तरह का कोडॉन है, 3 तरह का कोडॉन है, इनमें से कोई एक जैसे मिल जाएगा, वहीं पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, एंड इनमें से ये सबको कहा जाता है स्टॉप कोडॉन्स। इन सबको कहा जाता है स्टॉप कोडॉन्स। एंड यहाँ देख सकते हैं
ये एक स्टॉप कोडॉन है। देखिए रीडिंग फ्रेम मेंटेन था तो स्टॉप कोडॉन यहाँ आया, रीडिंग फ्रेम बदल गया तो देखिए यहाँ पे एक स्टॉप कोडॉन आ गया, यहाँ पे एक स्टॉप कोडॉन आ गया, फिर बदल गया तो यहाँ देखिए एक भी स्टॉप कोडॉन नहीं मिल रहा है। रीडिंग फ्रेम बदल जाने से कितनी प्रॉब्लम आ जाती है वो देखिए। यहाँ पे AUG से स्टार्ट हुआ था, A से स्टार्ट हुआ था तो स्टॉप कोडॉन यहाँ है। यहाँ पे देखिए U से स्टार्ट हुआ था, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए A से स्टार्ट ना होके U से स्टार्ट हुआ तो देखिए पहले ही स्टॉप कोडॉन आ गया, उसके बाद बीच में स्टॉप कोडॉन आ गया। यहाँ पे G से स्टार्ट हुआ रीडिंग फ्रेम तो देखिए स्टॉप कोडॉन है ही नहीं। सो स्टॉप कोडॉन का मतलब होता है तीन में से कोई भी एक आ जाना, UAG, UGA एंड UAA। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, स्टार्ट कोडॉन्स प्रोकैरियोट में है AUG, UUG एंड GUG, यूकैरियोट में है AUG ऑलवेज। डन, ठीक है। एक और डिफरेंस है, मैंने जैसा कि आपको बताया प्रोकैरियोट में मिथ्योनिन आता है फॉर AUG, ये स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं आता है, ये याद रखेंगे। इसी वजह से जैसे ये स्टॉप कोडॉन के ऊपर राइबोसोम आ जाता है कोई भी अमीनो एसिड नहीं आता है एंड ट्रांसलेशन बंद हो जाता है, ट्रांसलेशन स्टॉप्स, ठीक है। क्योंकि अमीनो एसिड्स कोई भी नहीं आएगा स्टॉप कोडॉन के लिए, स्टार्ट कोडॉन के लिए ही अमीनो एसिड्स आएंगे, ये याद रखेंगे, या बीच के कोडॉन्स के लिए ही अमीनो एसिड आएंगे। एक और बात, जो मिथ्योनिन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स AUG के लिए जो आएगा स्टार्ट कोडॉन के लिए, याद रखेंगे, मैं बीच के में भी अगर AUG होगा तो क्या होगा वो बताऊंगी। तो अगर स्टार्ट कोडॉन AUG है, मिथ्योनिन आएगा, तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज ऑलवेज फॉर्माइल मिथ्योनिन। मिथ्योनिन के साथ में फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्माइलेशन। फॉर्माइल ग्रुप ऐड होने से मिथ्योनिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्माइल मिथ्योनिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज ऑलवेज मिथ्योनिन। एंड इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्रोटीन्स होंगे क्या सबका पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन होगा? इन केस ऑफ यूकैरियोट क्या सबका अमीनो एसिड पहला फॉर्माइल मिथ्योनिन होगा? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या ऐसा होगा? नो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन है यूकैरियोट्स में ज़्यादातर उसे मॉडिफाई करके हटा दिया जाता है, ज़्यादातर वो हट जाता है। वैसे ही प्रोकैरियोट्स में या तो फॉर्माइल ग्रुप ज़्यादातर हट जाता है, नहीं तो फॉर्माइल मिथ्योनिन ही हट जाता है। सो मिथ्योनिन हट जाता है यूकैरियोट के केस में, प्रोकैरियोट के केस में फॉर्माइल मिथ्योनिन हट जाता है, नहीं तो सिर्फ मिथ्योनिन हट जाता है। तो ये मिथ्योनिन या फॉर्माइल मिथ्योनिन हमेशा नहीं रहता है, ये सिर्फ सिंथेसिस के टाइम में रहता है, बाद में मॉडिफिकेशन के टाइम में इसे हटा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, जो AUG बिगिनिंग में होगा, स्टार्ट में, उसको तो स्टार्ट कोडॉन बोलेंगे। जो रीडिंग फ्रेम के बीच में होगा उसका क्या? जैसे कि यहाँ पे AUG है और यहाँ पे स्टार्टिंग में AUG, क्या ये दोनों बातें सेम है? नहीं। प्रोकैरियोट के केस में, प्रोकैरियोट के केस में फॉर्माइल मिथ्योनिन हमारा फर्स्ट है, बीच में मिथ्योनिन है तो वो सिर्फ मिथ्योनिन है। लेकिन यूकैरियोट के केस में तो स्टार्टिंग में भी मिथ्योनिन है, बीच में भी मिथ्योनिन है। उस केस में क्या होता है, याद रखेंगे इस बात को कि हमेशा जो स्टार्ट कोडॉन होता है उसके लिए अलग tRNA आता है विच इज कॉल्ड एज इनिशिएटर tRNA। सो AUG जो स्टार्टिंग में होता है ना, जो स्टार्ट कोडॉन होता है, उसके लिए जो मिथ्योनिन लेके आएगा tRNA, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि tRNA ही अमीनो एसिड लेके आता है एंड tRNA एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन mRNA एंड अमीनो एसिड। तो जो tRNA स्टार्ट कोडॉन के लिए मिथ्योनिन लाएगा उस tRNA को कहा जाएगा इनिशिएटर tRNA। लेकिन जो बीच के AUG के लिए मिथ्योनिन लाएगा उसे नॉर्मल tRNA ही बोलेंगे या मिथ्योनिन tRNA बोलेंगे। सो जो tRNA होता है वो तीन तरह के हो सकता है। आप पहले तो बोल सकते हैं स्टार्ट tRNA, जिसको बोल सकते हैं इनिशिएटर tRNA। बीच का एक tRNA होता है जो बीच के कोडॉन्स के लिए आता है, एंड लास्ट स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि लास्ट जो स्टॉप कोडॉन होता है वहाँ पे राइबोसोम आते ही रिलीज फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि वाटर ऐड करके हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एंड वो प्रोटीन को निकाल देते हैं उस एरिया से। और लास्ट स्टॉप कोडॉन के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं आता है। AUG जो स्टार्ट कोडॉन है, स्टार्ट में अगर है तो AUG के लिए जो मिथ्योनिन आएगा वो इनिशिएटर tRNA लेके आएगा। बीच में जो AUG है उसके लिए अलग टाइप का tRNA अमीनो एसिड्स लेके आएगा। डन। अब उसके बाद तो इस तरह से mRNA के स्ट्रक्चर की वजह से बहुत कुछ डिपेंड करता है।
अब बात करते हैं mRNA का जो 5 प्राइम यूटीआर है, उसमें मैंने आपको बताया राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। मतलब 5 प्राइम यूटीआर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन के इनिशिएशन के लिए 5 प्राइम यूटीआर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए 5 प्राइम यूटीआर में ऐसा क्या है, तो 5 प्राइम यूटीआर कंटेन्स स्पेशल सीक्वेंसेस वेयर राइबोसोम बाइंड्स, इंटरैक्ट्स विद इनिशिएशन कोडॉन एंड बिगिंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या है, प्रोकैरियोट में क्या है, यूकैरियोट में क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी। So Unacademy is the largest platform where you can join to crack CSI NET entrance exam. My code is SHELL-K10 which you can use for maximum benefit. So आपको मेरे स्पेशल क्लासेस जो कि ऐप पे होते हैं, अब ये ऐप क्या है, तो अनअकैडमी की एक ऐप है जिसको बोलते हैं लर्नर्स ऐप। ये जो अनअकैडमी की ऐप है, आप ये डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। एंड अगर आप मुझे यूट्यूब के अलावा और भी कुछ चैप्टर्स कवर करते देखना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फ्री प्रोडक्ट्स क्या है, दिस इंक्लूड स्पेशल क्लासेस, क्विज एंड टेस्ट। तो ये जो क्विज, टेस्ट और स्पेशल क्लासेस हैं ये एब्सोल्युटली फ्री है। और ये जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, मैं इसमें अलग टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे अलग एक चैप्टर चला रही हूँ। आज जैसे कि 1 PM पे मेरे ज़्यादातर रिवीजन क्लासेस होते हैं, शाम को 7 PM पे मैं ज़्यादातर हमेशा नया कुछ टॉपिक पढ़ा रही हूँ। जैसे कि अभी चल रहा है हमारा DNA रिपेयर का, आज शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। फिर कल से हम कुछ नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 1 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे रिकॉम्बिनेशन, उसके बाद ट्रांसपोजॉन्स, फिर स्टार्ट करेंगे DNA पैकेजिंग, फिर इसी बीच में और कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पूरा एक चैप्टर ही मैंने कवर कर दिया। DNA का स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोसेसिंग ऑफ mRNA, देन DNA रिपेयर, अब रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसपोजन्स एंड DNA पैकेजिंग। इतना मैंने एक पैकेट बना के रखा था, इस पैकेट को कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट यूनिट कुछ स्टार्ट करेंगे 7 PM पे। वैसे ही स्पेशल क्लासेस में हमेशा मैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, जैसे कि एनिमल बिहेवियर कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं। नर्वस सिस्टम, कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स जो बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें मैं स्पेशल क्लासेस में अभी तक कर चुकी हूँ। जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कमिंग क्लासेस में। तो आप ये सब देखने के लिए अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड कीजिए एंड मेरा कोड याद रखिए, तभी मेरी क्लासेस को देख पाएंगे। सिंपल मेरा कोड डालेंगे, मेरी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे एंड आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। देन अगर आपको मेरी अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल की 7 PM की क्लासेस और ऐप की क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। दोनों में ही क्लासेस एक जैसी होती है, लाइव क्लासेस, दोनों में टेस्ट और क्विज होते हैं। दोनों में आपका कोर्स एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी एजुकेटर की कितनी भी क्लासेस देख पाएंगे। आइकॉनिक में प्लस से ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्योंकि आइकॉनिक में आपको इन चीज़ों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल गाइड मिलेगा जो आपका डाउट सॉल्व करेगा पर्सनल लेवल पे। आपको एक स्टडी प्लानर सेशन मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे एंड टेस्ट एनालिसिस भी होगा बीच बीच में। देन यहाँ पे बात करें सब्सक्रिप्शन के चार्जेस की, तो 3 मंथ्स का है 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 1643 पर मंथ एंड 12 मंथ्स का है 1027 पर मंथ, 24 मंथ्स का है 708 पर मंथ। मेरा कोड यूज़ करेंगे SHELL-K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड मैं कंटिन्यू करूँगी आपको टीच करना फ्री एट अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल 7 PM एज एंड ऐप पे, अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेंगे तो। देन यहाँ पे आइकॉनिक के चार्जेस हैं, 6 मंथ्स का है 3000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 2167 पर मंथ एंड 24 मंथ्स का है 1875 पर मंथ। सेम मेरा कोड यूज़ करेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यही बेस्ट टाइम है, क्योंकि प्राइजेस हाइक होने वाले हैं प्लस और आइकॉनिक के। देन अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे 30 सितंबर तो आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिस अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं उसका लोगो ये है। इस चैनल पे अब मेरी क्लासेस नहीं होंगी, मेरी क्लासेस CSI और UGC नेट की यूट्यूब चैनल पे होंगी। आपको इस चैनल का मेरी क्लासेस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 1 अक्टूबर से, ठीक। सो लेट्स बिगिन। अब हम देखते हैं 5 प्राइम UTR की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको बताया कि 5 प्राइम UTR में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या होता है, जो mRNA होता है उसी के साथ जब राइबोसोम इंटरैक्ट करेगा, तो राइबोसोम जब इंटरैक्ट करेगा तो कोई तो स्पेशल रीजन होगा जहाँ पे राइबोसोम इंटरैक्ट करेगा mRNA के साथ में
वो देख सकते हैं यहाँ पे है। ये देखिए ये एक प्रोकैरियोटिक mRNA है, ये एक यूकैरियोटिक mRNA है। यहाँ देख सकते हैं ये 5 प्राइम UTR है, 5 प्राइम ये देखिए 5 प्राइम एंड है, ये देखिए 3 प्राइम एंड है, ये देखिए 5 प्राइम UTR है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्राइम UTR है, ये बीच में हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम है, ठीक है। यहाँ यूकैरियोट के केस में देखिए 5 प्राइम कैप है, 3 प्राइम टेल है, यहाँ पे 3 प्राइम UTR है एंड ये 5 प्राइम UTR है, ठीक है। ये वाला रीजन 5 प्राइम UTR है। 5 प्राइम UTR क्या होता है? तो कैप और स्टार्ट कोडॉन के बीच का रीजन आप बोल सकते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन का और कैप के बीच का रीजन आप UTR कह सकते हैं। UTR में मैंने आपको बताया राइबोसोम बाइंडिंग साइट मेन रीजन होता है। प्रोकैरियोट के केस में देखिए ये है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। और राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है दैट इंक्लूड्स certain sequences which are complementary with the 16S ribosomal RNA of ribosomes। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है उसके 2 सब यूनिट होते हैं, आपको पता है। तो जो 2 सब यूनिट्स होते हैं, जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसका एक राइबोसोमल RNA होता है 16S राइबोसोमल RNA, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं तो यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं। यस, यहाँ देखिए प्रोकैरियोट का देखिए 2 सब यूनिट है राइबोसोम का। ये देखिए लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है 30S। आपको पता है राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ देखिए कौन से राइबोसोमल RNA हैं और कौन से प्रोटीन्स हैं। तो दैट फॉर्म्स अ राइबोसोम, एन इंटैक्ट राइबोसोम, ठीक है। सो राइबोसोम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। तो ये जो राइबोसोमल RNA है वो यहाँ देख सकते हैं कौन से टाइप के हैं। तो जो ये स्मॉल सब यूनिट है उसका जो राइबोसोमल RNA है दैट इज 16S। जो लार्ज सब यूनिट है उसके राइबोसोमल RNA है 5S एंड 23S। तो ये जो 16S राइबोसोमल RNA है ये भी तो न्यूक्लियोटाइड से ही बना होगा ना। तो इसके कुछ न्यूक्लियोटाइड्स mRNA के राइबोसोम बाइंडिंग साइट से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो वहाँ पे बाइंडिंग कैसे होगी, यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, ये देखिए इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, यहाँ देख सकते हैं। उसका एक रीजन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट का GGA-GG सीक्वेंस अगर है तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द 16S राइबोसोमल RNA CCUCC। देखिए 16S राइबोसोमल RNA भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, mRNA भी न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 16S राइबोसोमल RNA के न्यूक्लियोटाइड्स का एक सेट होता है जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिस वजह से राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो पहले आके राइबोसोम बाइंडिंग साइट से बाइंड करता है, देन फॉलोज लार्ज सब यूनिट एंड इनिशिएशन कंप्लीट होता है, इलोंगेशन फेज में एंटर करता है। तो यही है राइबोसोम बाइंडिंग साइट की इंपॉर्टेंस। वैसे यूकैरियोट के केस में भी होता है, जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है उसके साथ में राइबोसोम जो है वो बाइंड करता है आके एंड फिर इनिशिएशन कंप्लीट होता है, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट। पहले स्मॉल सब यूनिट बाइंड होता है, हमेशा याद रखेंगे, फिर लार्ज सब यूनिट आता है। लार्ज सब यूनिट जैसे बाइंड करता है इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है, इलोंगेशन फेज में एंटर करता है, टर्मिनेशन तो आपको पता है स्टॉप कोडॉन से जैसे टकराएगा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल आइडिया है। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोट्स के केस में जो है mRNA जो होता है दैट इज पॉलीसिस्टोनिक, यूकैरियोट में इट इज मोनोसिस्टोनिक। दिस इज मोनोसिस्टोनिक, दिस इज पॉलीसिस्टोनिक। तो प्रोकैरियोट के केस में जो mRNA है दैट इज पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक मतलब बहुत सारी स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स होंगे, बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ये UTR है, ये एक स्टार्ट कोडॉन है, ये देखिए ये कोडिंग रीजन है, ये स्टॉप कोडॉन है। नॉर्मली तो इतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि एक रीजन से एक ही प्रोटीन बनता है। देखिए यहाँ पे ये एक रीजन है, इससे एक प्रोटीन बना फिर देखिए कुछ गैप है, फिर है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, फिर देखिए गैप है फिर स्टार्ट कोडॉन है, फिर स्टॉप कोडॉन है। ये देखिए इस रीजन से दूसरा प्रोटीन बन सकता है। वैसे यहाँ पे देखिए थर्ड रीजन है जिससे कि थर्ड टाइप का प्रोटीन बनेगा। तो प्रोकैरियोट के केस में ऐसे प्रोटीन कोडिंग रीजन्स जो होते हैं हमारे में वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक से ज़्यादा ही होगा, एक से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं एक से ज़्यादा प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। यहाँ पे एक प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, लेकिन ये तीनों प्रोटीन्स, यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल है, वैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं एक ही mRNA से, इनका रिलेटेड फंक्शंस है। लेकिन यूकैरियोट के केस में जो होते हैं, जो mRNA होते हैं उनमें सिर्फ एक ही प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट कोडॉन, प्रोटीन कोडिंग रीजन जिससे प्रोटीन बना, एंड स्टॉप कोडॉन।
तो एक ही प्रोटीन का सीक्वेंस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एक से ज़्यादा प्रोटीन के सीक्वेंसेस हैं mRNA में, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका रिलेटेड फंक्शन होता है, आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एंड लैक ओपेरॉन याद होगा लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। उसमें क्या होता था, तो लैक ओपेरॉन में क्या होता था, बैक्टीरिया के केस में लैक्टोज इज द फूड, या आप बोल सकते हैं इट इज़ द एनर्जी सोर्स फॉर मेटाबॉलिज्म। तो एनर्जी सोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म लैक्टोज अगर है, तो लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत है वो सारे एंजाइम्स एक ही mRNA से बन रहे थे। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वहाँ पे 3 प्रोटीन्स बन रहे थे जो कि एंजाइम में कन्वर्ट होंगे एंड वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज यानी लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ही mRNA से जो 3 प्रोटीन बन रहे हैं जो कि एंजाइम की तरह काम करेंगे, वो एक ही काम कर रहे हैं, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। वैसे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस पाथवे के एंजाइम्स एक ही mRNA से बन रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं एक ही mRNA से एक से ज़्यादा प्रोटीन बन रहे हैं, यहाँ पे एक mRNA से एक ही प्रोटीन बनता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एक ही mRNA से एक से ज़्यादा प्रोटीन बनने के चांसेस होते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक। यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ वन सिस्ट्रोन, दिस इज़ अनदर सिस्ट्रॉन, दिस इज़ अनदर सिस्ट्रॉन। तो एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन, एक से ज़्यादा प्रोटीन, एक सिस्ट्रॉन एक प्रोटीन, ठीक है। आपको समझ में आ गया आई थिंक। देन एक और बात है, प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर विल मतलब वो हमेशा एक साथ ही होते हैं, दे अंडरगो साइमल्टेनियसली। मतलब जैसे डीएनए, यहाँ पे लेट्स सपोज डीएनए है, ये पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, एंड यहाँ पे mRNA बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे तुरंत राइबोसोम बाइंड कर जाएगा एंड प्रोटीन भी बनने लग जाएगा। सो यहाँ पे mRNA का सिंथेसिस और प्रोटीन का सिंथेसिस कैन अंडरगो साइमल्टेनियसली एंड दिस इज नोन एज को ट्रांसलेशन। तो ये जो को ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म है ये प्रोकैरियोट के केस में होता है, यूकैरियोट के केस में नहीं। यूकैरियोट में क्या होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होता है, मतलब कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, आपने स्प्लाइसिंग सुना होगा, स्प्लाइसिंग होता है, देन वो mRNA ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है। सो प्रोकैरियोट में एक ही जगह पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, जिसको कहा जाता है को ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है, को ट्रांसलेशन। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग जगह पर होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेशन होता है। तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया अबाउट mRNA। इसके अलावा mRNA में प्रोकैरियोट के केस में मैंने आपको अभी बता दिया राइबोसोम बाइंडिंग साइट, which is the nucleotide sequence of which is complementary with 16S ribosomal RNA, which helps the small subunit to bind with this region. In case of eukaryotes क्या हो सकता है? In case of eukaryote, most of the mRNA या some mRNA contain a sequence called as Kozak sequence. Yeah, one more thing. ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, देखिए ये ब्लू में है ना, इसका सीक्वेंस देखिए GGA अगर है तो इसके साथ में mRNA का एक छोटा सा रीजन है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड ये एक UTR का पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन। ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट को इनके सब प्रोकैरियोट्स याद रखेंगे जो मैं बोलने वाली हूँ। राइबोसोम बाइंडिंग साइट को शाइन डालगार्नो सीक्वेंस भी कहते हैं, शाइन डालगार्नो सीक्वेंस। तो ये जो शाइन डालगार्नो सीक्वेंस है ये कहाँ है, प्रोकैरियोट के केस में राइबोसोम बाइंडिंग साइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट का एक स्मॉल सब सीक्वेंस होगा जो कि 16S राइबोसोमल RNA के किसी एक स्मॉल सीक्वेंस के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो उसको उसके साथ बाइंड करने देगा, लार्ज सब यूनिट बाइंड करेगा, इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, इलॉन्गेशन में एंटर करेगा, टर्मिनेशन होगा उसके बाद। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया इतना बात। ओके, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। ओके नेक्स्ट, मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। ओके हाँ, तो ये शाइन डालगार्नो सीक्वेंस राइबोसोम बाइंडिंग साइट को बोला जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। वैसा ही एक स्पेशल सीक्वेंस है कोजैक सीक्वेंस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। कोजैक सीक्वेंस क्या होता है, तो कोजैक सीक्वेंस मे हैव अ रोल इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। इसका एग्जैक्ट हमको फंक्शन नहीं पता, लेकिन ये बोलते हैं कि इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। एंड ये कोजैक सीक्वेंस है क्या, इट इज़ अराउंड ये स्टार्ट कोडॉन, मतलब जो स्टार्ट कोडॉन है हमारा AUG, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कोजैक सीक्वेंस, ठीक है।
तो AUG के अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रीजन अगर बात करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे AUG है ना, देखिए यहाँ AUG है, तो AUG का ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन को हम कोजैक सीक्वेंस से नाम देते हैं। तो ये देखिए स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पे कोई 3 न्यूक्लियोटाइड होगा, दे विल बी ऑलवेज प्यूरिन्स, एंड ये जो रीजन है यहाँ पे एक G होगा, दिस इज कोजैक सीक्वेंस। सो वी कैन राइट NNN 5 प्राइम, AUG G 3 प्राइम, दिस इज आवर स्टार्ट कोडॉन, this is Kozak sequence and this end is purine. I think आप लोगों को समझ में आ रहा है Kozak sequence क्या होता है। तो Kozak sequence का एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं पता, बट इट हेल्प्स सोचते हैं कि इट इज इक्वलेंट टू शेंगडाल-गार्नो सीक्वेंस, एंड एग्जैक्ट इसका नहीं पता। एंड सारे mRNA में नहीं होता है, माइंड यू, सारे mRNA में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, लेकिन ये जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम बाइंडिंग साइट या शेंगडाल-गार्नो सीक्वेंस होता है, ये सब में होता है। यूकैरियोट में Kozak सीक्वेंस सब में नहीं होता है। आई होप सबको समझ में आ गया। कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं tRNA की। mRNA के बारे में इतना बात करना काफ़ी था। लेट्स टॉक अबाउट tRNA। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स, देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, elongation, termination, and thus we will wind up this session। and ये सेशन पूरा आपको एक ही साथ में आपको पूरा ट्रांसलेशन पता चल जाएगा। tRNA क्या है? ट्रांसफर RNA which acts as the adapter molecule and it forms the link between amino acid and codons। तो जो tRNA होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, it looks like this is a clover leaf model and this is our secondary structure of tRNA। so what is the primary structure of tRNA? let's talk about that। पहली बात तो tRNA बना कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। mRNA ट्रांसक्रिप्शन से जैसे बनता है वैसे rRNA tRNA भी ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। तो जो tRNA होता है वो ट्रांसक्रिप्शन से बना है एंड इट इंक्लूड्स द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो tRNA में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। सिंपल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी सिंपल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स हैं। अगर देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक रीजन है, यहाँ पे है ACC, यहाँ पे लेट्स सपोज कहीं है UGG, ओके। ये अगर एक tRNA है, यहाँ लेट्स सपोज CAA है और कहीं पे है GUU। ये रीजन इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके बाइंडिंग कर लेगा, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। ये जो इंट्रा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे एक बेस का सीक्वेंस है, यहाँ पे बेस का सीक्वेंस है, ये आपस में बेस पेयरिंग कर सकते हैं। ये जो इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग हो रहा है, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड के वजह से पेयरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है ना कि ये एक स्ट्रैंड है फिर ये एक स्ट्रैंड है, उनके बीच में बेस पेयरिंग हो रहा है, जैसा DNA में होता है। DNA में जैसा पेयरिंग होता है उसको बोलते हैं इंटर स्ट्रैंड पेयरिंग, 2 स्ट्रैंड के बीच में। लेकिन यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड के 2 रीजन्स के बीच में पेयरिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग। तो ये जो इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग होता है tRNA में, इस वजह से tRNA का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये tRNA एक्चुअली में ऐसा है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर चेन है, लेकिन वही इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग की वजह से उसने ऐसा शेप ले लिया है। देखिए ये रीजन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री था, इसलिए उनके बीच में बेस पेयरिंग हो गया। देखिए यहाँ पे ये रीजन कॉम्प्लीमेंट्री था, इसलिए उनके बीच में बेस पेयरिंग हो गया, यहाँ पे बेस पेयरिंग हो गया, यहाँ पे पेयरिंग हो गया। तो ये जो पेयरिंग हुआ है रीजन्स के बीच में वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये रीजन्स कॉम्प्लीमेंट्री थे। अब देख सकते हैं ये रीजन में कोई पेयरिंग नहीं है। देखिए ये जो है ये अनपेयर्ड रीजन है, ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, इन्हें कहा जाता है लूप, ठीक है। और जहाँ पे पेयरिंग होता है उसे कहा जाता है स्टेम, एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है इसे कहा जाता है स्टेम लूप स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए ये है स्टेम, ये है लूप, ये है स्टेम, ये है लूप, ये है स्टेम, ये है लूप, ये है स्टेम लूप स्ट्रक्चर। देखिए ये है स्टेम खाली, लेकिन यहाँ पे देखिए लूप भी है, स्टेम भी है, स्टेम है, लूप है, स्टेम है, लूप है। तो अगर बेस पेयरिंग हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स के बीच में, तो वो जो पेयरिंग होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे लेट्स सपोज CAA है, यहाँ पे है GUU। तो ये जो पेयरिंग होगा इस तरह से दिखेगा ना, CAA GUU। ये पेयरिंग जो हुआ, ये रीजन हो गया स्टेम, ये हो गया लूप। लूप हो गया वो रीजन
जहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकता, जहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं है। ये ऐसा जो इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग की वजह से जो उसने एक अजीब सा शेप लिया है, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, एंड दिस इज आवर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ऑलवेज रिमेंबर टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग की वजह से जो एक अजीब सा स्ट्रक्चर उसने लिया। क्लोवर लीफ क्या होता है? वो एक ऐसा पत्ता होता है, ऐसा पेड़ का पत्ता होता है जो कि ऐसा दिखता है। उसमें एक्चुअली पत्ते जो होते हैं ना वो इस तरह से रहते हैं। ये एक पत्ता रहता है, उसके बाद एक और पत्ता रहता है, फिर और एक पत्ता रहता है, इस तरह से 3 पत्ते मिले हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्लोवर लीफ उस पेड़ का नाम है। उस पत्ते के जैसा ये दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। एंड दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। मतलब क्या है? सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की, देन यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग, ये रीजन में इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था। तो ये जो इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग हुआ है जिन रीजन्स में, उस वजह से जो शेप लिया है टीआरएनए ने, उसको कहा जाएगा क्लोवर लीफ मॉडल, या दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर व्हेन वी विल टॉक अबाउट इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग। ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है अगर यहीं पे लेट्स सपोज ये देखिए यहाँ पे देखिए इस रीजन में तो इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग हुआ था। अब लेट्स सपोज ये रीजन में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, ये रीजन में, एंड ये रीजन में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। यहाँ पे लेट्स सपोज इस तरह से ये आपस में आ गए हों कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो पाए। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिफरेंट इंटरेक्शंस हो सकता है। ये देखिए हो सकता है कि इस रीजन में एंड इस रीजन में लेट्स सपोज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाए, इस रीजन के बीच में लेट्स सपोज वैन डर वाल्स इंटरेक्शन हो जाए। जब हम उन इंटरेक्शंस की बात करेंगे देन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। सो दिस इज आवर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, एंड नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, दैट इज आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। सो देयर आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ टीआरएनए। एंड ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स है, दे आर द अडैप्टर मॉलिक्यूल्स, दे फॉर्म द लिंक बिटवीन एमिनो एसिड एंड कोडॉन्स। ठीक है। अब जो टीआरएनए होता है दैट इज अ वेरी स्पेशल मॉलिक्यूल बिकॉज इट कंटेन्स मॉडिफाइड बेसिस। इसमें मॉडिफाइड बेसिस होता है। वो क्या होता है? जो नॉर्मल नाइट्रोजनियस बेसिस होता है वो मॉडिफिकेशन की वजह से कुछ और बन जाते हैं, एंड टीआरएनए कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडिफाइड बेसिस। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, इसे कहा जा रहा है, इस लूप का नाम दिया है डी लूप, क्योंकि यहाँ पे एक मॉडिफाइड बेस है जिसको कहा जाता है डाईहाइड्रोयूरिडीन, जो कि यूरासिल का मॉडिफिकेशन है। इसे कहा जाता है साईयू लूप, ये वाले लूप को, या टी साइसी लूप। ये लूप को साईयू लूप या टी साइसी लूप इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन्स द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूरासिल दैट इज स्यूडोयूरिडीन। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। अब ये डाईहाइड्रोयूरिडीन एंड स्यूडोयूरिडीन क्या है देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये यूरासिल है, ये इसी में ही अगर राइबोज शुगर N1 से बाइंड है तो उसे यूरासिल कहा जाएगा, लेकिन यूरिडीन या यूरासिल कहा जाएगा अगर यही राइबोज ये 5th कार्बन से बाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5th कार्बन से बाइंड है तो उसे कहा जाएगा स्यूडोयूरिडीन। This is a modification of uracil, and pseudouridine is known as can be written as Psi-U or simple Psi। ये दोनों में से एक नाम से इसको लिखा जाता है। डाईहाइड्रोयूरिडीन क्या है? देखिए यूरिडीन में 5th और 6th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे 5th और 6th कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, 5th कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, 6th कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज डाईहाइड्रोयूरिडीन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूरिडीन, एंड दिस कैन बी रिटन एज डी। स्यूडोयूरिडीन कैन बी रिटन एज साई-यू या साई, यूरिडीन कैन बी रिटन एज डी। ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजन्स जो है, डी लूप क्योंकि यहाँ पे डाईहाइड्रोयूरिडीन है, डी है, साई-यू लूप क्योंकि यहाँ पे साई-यू है या साई है, एंड एंटीकोडॉन लूप वो रीजन है जो कि mRNA के कोडॉन से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये है एंटीकोडॉन लूप। एक और नाम है वेरिएबल लूप। वेरिएबल लूप क्या है? इसका लेंथ बदलता रहता है, हर टीआरएनए में अलग इसका लेंथ होता है। यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रह सकते हैं, 3 से 10 या 15 के आसपास में, इसीलिए इसको वेरिएबल लूप कहा जाता है। डी लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे डाईहाइड्रोयूरिडीन है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूरासिल। साई-यू लूप इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूरासिल है विच इज स्यूडोयूरिडीन। उसे या तो साई लिखा जाता है, नहीं तो साई-यू लिखा जाता है जो यहाँ पे है। एंड एक और
तो ये तो लूप्स हो गए। आर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई लूप नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ देख सकते हैं कोई लूप नहीं है, लेकिन इसे कहा जाता है एक्सेप्टर आर्म, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीआरएनए। ये जो एक्सेप्टर आर्म है, यहाँ देख सकते हैं, ये जो टीआरएनए था वो 5 प्राइम से 3 प्राइम इस तरह से स्ट्रेट चेन था, यही है इस तरह से होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो ये देखते हैं, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। जो 3 प्राइम एंड है टीआरएनए का, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है CCA। ये जो CCA है, दिस is the region where amino acid binds and this amino acid binds with this A। अमीनो एसिड जो है वो A के साथ बाइंड करता है। अब ये A क्या है आपको पता ही होगा। A का मतलब क्या है, एक शुगर मॉलिक्यूल विथ A एडेनाइन, 3 प्राइम एंड फ्री। इसी 3 प्राइम एंड के साथ में अमीनो एसिड बाइंड करता है इस रीजन में, दिस A। देन इसके साथ में ये 3 प्राइम एंड है, ये 1 प्राइम एंड, ये 1 प्राइम है ना, सॉरी ये 2 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम इसके साथ में बाइंड करेगा, ये 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। यहाँ पे फिर नेक्स्ट शुगर होगा जो कि C के साथ हुआ होगा, फिर एक और शुगर होगा जो कि फिर C के साथ होगा। तो CCA इस तरह से 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, देख सकते हैं आप लोग। एंड जो अमीनो एसिड है वो A के 3 प्राइम एंड के साथ में बाइंड करेगा, 3 प्राइम OH जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से CCA में यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड करेगा A के साथ में, ठीक है। एक्सेप्टर आर्म उसी को बोलेंगे साइयू लूप या साई लूप बोलेंगे, डी लूप क्योंकि डाईहाइड्रोयूरिडीन है। अच्छा, साइयू लूप को या साई लूप को, साई लूप या साइयू लूप का दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है टी साई सी। कभी कभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे साइयू लूप लिखा रहेगा, नहीं तो साई लूप भी लिखा लग सकता है, नहीं तो टी साई सी भी लिखा जाता है। टी साई सी का मतलब क्या है, थाइमिन, ठीक है, स्यूडोयूरिडिन जिसको कि साई लिखा जाता है, एंड साइटोसिन, ये तीनों लिखा जाएगा जिसे कहा जाएगा टी साई सी। देख सकते हैं यहाँ पे टी है, साई है एंड सी है, थाइमिन, स्यूडोयूरिडिन, साइटोसिन, टी साई सी, ठीक है। तो ये तीनों का सेट भी प्रेजेंट होता है, इनके बीच में स्यूडोयूरिडिन है, इसके लिए इसको साइयू लूप या साई लूप भी कहा जाता है। वेरिएबल लूप, एंटीकोडॉन लूप, डी लूप, एक्सेप्टर आर्म, यहाँ पे A के साथ में अमीनो एसिड लगेगा 3 प्राइम एंड में उसके, जो कि हम देखेंगे, ठीक है। एंड इसी को, ये जो अमीनो एसिड है, इस A के साथ ही अटैच करने के लिए अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ अवर एंजाइम विच लिंक्स द अमीनो एसिड विद द टीआरएनए मॉलिक्यूल एट 3 प्राइम एंड, यहाँ, ठीक है, इस A के साथ में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए। एक वर्ड आपको मिलेगा कॉग्नेट टीआरएनए, जब भी आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कॉग्नेट टीआरएनए का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे जितने अमीनो एसिड से, कितने अमीनो एसिड से, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स 20 हैं, ठीक है। अलग अलग कोडॉन के लिए अलग अलग अमीनो एसिड आते हैं, जैसे कि एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, यहाँ पे सारे कोडॉन्स हैं, तीन न्यूक्लियोटाइड के सेट को एक कोडॉन कहते हैं। फिर अलग एक 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट, फिर एक कोडॉन, फिर ये एक कोडॉन हुआ, फिर ये एक कोडॉन हुआ, फिर यहाँ पे एक कोडॉन हुआ, यहाँ पे एक कोडॉन हुआ, यहाँ पे एक कोडॉन हुआ, यहाँ पे एक कोडॉन हुआ। इस तरह से यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट है जिसे कि कोडॉन कहा जा रहा है, ठीक है। तो हर कोडॉन के लिए एक अलग अमीनो एसिड आएगा, एंड हर कोडॉन के लिए जो अमीनो एसिड आएगा उसे अलग टीआरएनए लेके आएगा। तो जो टीआरएनए अलग अलग अमीनो एसिड लेके आएगा, एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड के लिए फिक्स्ड होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो हर टीआरएनए एक अमीनो एसिड के लिए काम करेगा। हर टीआरएनए जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए काम करेगा, उस टीआरएनए को कहा जाएगा कॉग्नेट टीआरएनए। जो अमीनो एसिड को वो लेके आएगा उसको कहा जाएगा कॉग्नेट अमीनो एसिड। तो कॉग्नेट टीआरएनए, कॉग्नेट अमीनो एसिड, हर टीआरएनए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है। कोई भी एक टीआरएनए कभी भी रिपीट नहीं होगा, एक टीआरएनए कभी भी सेरीन या थ्रियोनिन दोनों अमीनो एसिड को लेके नहीं आएगा। हर सेरीन के लिए एक सेरीन जब भी आएगा अपने टीआरएनए के साथ आएगा, थ्रियोनिन जब भी आएगा अपने टीआरएनए के साथ आएगा। इसे कहा जाएगा कॉग्नेट टीआरएनए। तो देयरफॉर देयर आर 20 अमीनो एसिड्स एंड देयर आर 20 कॉग्नेट टीआरएनएज ऑफ दोज अमीनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया हर टीआरएनए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ बाइंड होता है।
तो हर टीआरएनए जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ बाइंड हो रहा है, इस बाइंडिंग के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो हर अमीनो एसिड हर टीआरएनए से बाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, there are 20 cognate tRNAs of those amino acids and there are 20 amino acyl tRNA synthetases। याद रखना, there are 20 amino acyl tRNA synthetases। तो 20 अमीनो एसिड हैं, उनके 20 टीआरएनए मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं एंड अलग अलग 20 एंजाइम्स हैं। तो देर आर 20 अमीनो एसिड्स कॉग्नेट 20 टीआरएनए मॉलिक्यूल्स एंड देर आर 20 अमीनो एसाइल टीआरएनए डिफरेंट एंजाइम्स विच हेल्प टू बाइंड। मतलब हर अमीनो एसिड के लिए एक अलग टीआरएनए है, एक अलग एंजाइम है, वो एंजाइम उस अमीनो एसिड को उस पर्टिकुलर टीआरएनए से बाइंड कराता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि हर अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन की वजह से होता है। मतलब अगर एमआरएनए में, यहाँ देख सकते हैं, अगर एमआरएनए में GCU कहीं पे है तो भी एलानाइन आएगा, अगर GCC है तो भी एलानाइन आएगा, अगर GCA है तो भी एलानाइन आएगा, अगर GCG है तो भी एलानाइन आएगा। मतलब इन चारों जगहों पर एलानाइन आएगा। अब क्या हर कोडॉन के लिए एलानाइन जो आएगा तो एक ही टीआरएनए लाएगा? क्या GCU के लिए एलानाइन आएगा तो एक अलग एक टीआरएनए से आएगा? क्या वही टीआरएनए GCC के लिए भी एलानाइन लेके आएगा? क्या वही टीआरएनए GCA के लिए भी एलानाइन लेके आएगा? क्या वही टीआरएनए GCG के लिए भी एलानाइन लेके आएगा? नहीं। हर अमीनो एसिड के लिए जिस तरह से अलग टीआरएनए है, उसी तरह से हर कोडॉन के लिए भले ही एक अमीनो एसिड सेम अमीनो एसिड हो, लेकिन उसके लिए भी अलग टीआरएनए होता है। मतलब GCU के लिए जो एलानाइन आएगा वो अलग टीआरएनए के साथ आएगा, GCC के लिए जो एलानाइन आएगा वो डिफरेंट टीआरएनए के साथ आएगा, एंड GCA के लिए जो एलानाइन आएगा वो अलग टीआरएनए के साथ आएगा, एंड GCG के लिए जो एलानाइन आएगा वो भी अलग टीआरएनए के साथ में आएगा। एंड इन टीआरएनए मॉलिक्यूल्स को कहा जाएगा आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ देख सकते हैं जितने अमीनो एसिड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं उतने टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें कहा जाएगा कॉग्नेट टीआरएनए। मतलब फिनाइल एलानाइन जो टीआरएनए लाएगा, ल्यूसिन जो टीआरएनए लाएगा, ये दोनों टीआरएनए को कॉग्नेट टीआरएनए कहा जाएगा। फिनाइल एलानाइन और सेरीन टीआरएनए को कॉग्नेट टीआरएनए कहा जाएगा। सेरीन और टायरोसिन टीआरएनए को कॉग्नेट टीआरएनए कहा जाएगा। लेकिन सेम अमीनो एसिड डिफरेंट कोडॉन्स के लिए जो आएगा उसके लिए भी अलग टीआरएनए होगा, लेकिन उस टीआरएनए को कहा जाएगा आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। मतलब ये चारों टीआरएनए आइसो एक्सेप्टिंग होंगे, ये चारों आइसो एक्सेप्टिंग होंगे, लेकिन ये चारों का और ये दोनों का टीआरएनए आइसो एक्सेप्टिंग नहीं होगा। ये दोनों का टीआरएनए आपस में आइसो एक्सेप्टिंग कहलाएंगे। UCC, UCA एंड UCG, इन चारों अमीनो एसिड्स चारों कोडॉन्स जो एक ही अमीनो एसिड लेके आ रहे हैं, यानी चारों कोडॉन्स की जगह पे जो एक ही अमीनो एसिड आएगा वो सारे टीआरएनए को आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए कहा जाएगा। तो ये चारों टीआरएनए आइसो एक्सेप्टिंग हुए, लेकिन ये दोनों टीआरएनए कॉग्नेट टीआरएनए हुए। यहाँ आप देख सकते हैं वन अमीनो एसिड मोर देन वन कोडॉन। मतलब एक अमीनो एसिड के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन नहीं होता है, हमने अभी देखा एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स होते हैं। मोर देन वन टीआरएनए कॉल्ड एज आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। मतलब हर कोडॉन के लिए जो अलग अमीनो एसिड आता है, हर कोडॉन के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 कोडॉन के लिए एक ही अमीनो एसिड आ रहा है, तो ये चारों कोडॉन के लिए सेम अमीनो एसिड भी अलग अलग टीआरएनए लेके आएगा। मतलब ACU जहाँ एक जगह पे है अगर, तो इसके लिए जो टीआरएनए होगा थ्रियोनिन लाएगा, वो कहीं दूर में ACA के लिए जो थ्रियोनिन आएगा उससे अलग होगा। तो इसका टीआरएनए और इसका टीआरएनए कहलाएगा आइसो एक्सेप्टिंग। लेकिन ACU का टीआरएनए और AAU का टीआरएनए आइसो एक्सेप्टिंग नहीं, कॉग्नेट टीआरएनए कहलाएगा। ये बातें ध्यान रखना, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। लेकिन ये भी बात याद रखना, जिस तरह से कॉग्नेट टीआरएनए के लिए, मतलब हिस्टिडीन जिस टीआरएनए से बाइंड करेगा उसके लिए अलग अमीनो एसिड है, ग्लूटामिन जिस टीआरएनए से बाइंड करेगा उसके लिए अलग अमीनो एसिड है। लेकिन CAU जहाँ पे है वहाँ पे हिस्टिडीन आएगा, CAC जहाँ पे है वहाँ पे हिस्टिडीन ही आएगा। CAU के लिए हिस्टिडीन जो टीआरएनए लाएगा वो CAC के लिए जो हिस्टिडीन टीआरएनए लाएगा उससे अलग होगा। लेकिन CAU के लिए जो टीआरएनए हिस्टिडीन लाएगा, उस टीआरएनए को हिस्टिडीन के साथ जो बाइंड कराएगा वो एंजाइम सेम होगा।
मतलब 20 अमीनो एसिड्स के लिए 20 एंजाइम्स ही हैं, ये बात ध्यान रखो। सो अगर एक सेल में 20 अमीनो एसिड्स है एंड वो सेल नॉर्मल है तो उसके पास 20 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ही होगा, भले ही जेनेटिक कोड में कितने भी कोडॉन्स दिखा रहा हो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को, ठीक है। सो देयर आर 20 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज इन ए सेल इफ द सेल इज नॉर्मल। ज़रूरी नहीं है हमेशा, कभी 18 भी होते हैं, लेकिन वो रेयर केसेस हैं, बैक्टीरिया के केस में होता है। लेकिन नॉर्मली एक सेल में 20 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेसिस होता है। एक सेल में 20 कॉग्नेट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन एक सेल में बहुत सारे आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से एक सेकेंड, तो इस तरह से टीआरएनए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनिशिएटर टीआरएनए, स्टॉप कोडॉन का अलग टीआरएनए, सॉरी स्टॉप कोडॉन के लिए तो कोई टीआरएनए ही नहीं होगा, आई मीन स्टॉप कोडॉन के लिए कोई अमीनो एसिड ही नहीं है, तो इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। कॉग्नेट टीआरएनए, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए, तो ये डिफरेंट नाम है अलग अलग टीआरएनए का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है पूरा टीआरएनए मॉलिक्यूल। चलिए अब शुरू करते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज इज द एंजाइम दैट जॉइंस टीआरएनए विद द अमीनो एसिड। मतलब टीआरएनए को अमीनो एसिड के साथ में जॉइनिंग का काम करता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग। सो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज कॉल्ड एज is done by amino acyl tRNA synthetase, and that tRNA will be called as amino acyl tRNA। जिस tRNA का अमीनो एसिड के साथ में कनेक्शन बैठ जाता है उसे कहते हैं अमीनो एसाइल tRNA। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमीनो एसाइलेशन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ tRNA, एंड दिस इज डन बाय अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ठीक है। सो अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज क्या करता है, ये tRNA मॉलिक्यूल का जो एडेनाइन है उसके साथ में अमीनो एसिड को अटैच कर देता है। CAA याद होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था। तो इस A के साथ में अमीनो एसिड को अटैच करता है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, एंड इसमें देखिए ये जो अमीनो एसिड है ये पहले एक ATP के साथ इंटरैक्ट करेगा। इस ATP का ये दोनों फॉस्फेट टूट के चला जाएगा जिसे कहा जाएगा पायरोफॉस्फेट, एंड ये देखिए ये एक मोनोफॉस्फेट रह गया, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। सो एडिनासाइन मोनोफॉस्फेट इस अमीनो एसिड के साथ अटैच होगा एंड इसे कहा जाएगा एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड। देख सकते हैं यहाँ पे ये अमीनो एसिड है NH2 CRH C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये P से PO एंड शुगर, PO शुगर नाइट्रोजनस बेस। दिस इज कॉल्ड एज एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड। Now this adenylated amino acid joins with tRNA molecule, and tRNA के साथ जैसे अटैच होता है कि ये अमीनो एसिड उसके साथ लग जाता है, अमीनो एसाइल AMP जो होता है वो चला जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं AMP डिग्रेड होकर चला गया। ये अमीनो एसिड है जो कि A के साथ अटैच हो गया बाय अ वेरी हाई एनर्जी एसाइल लिंकेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। आगे बताऊंगी पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए इस बॉन्ड की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। So amino acyl tRNA synthetase does its job in 2 steps. The first step is formation of adenylated amino acid. Adenylated amino acid मतलब अमीनो एसिड के साथ में AMP अटैच हो जाता है और उसको कहते हैं एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड। जो एडिनाइलेटेड अमीनो एसिड होता है वो tRNA के एडेनाइन के साथ अटैच होता है CAA। तो CAA मतलब A के साथ अटैच होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी एसाइल लिंकेज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स रोल कम्स इन ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके डन, हमारा थर्ड कंपोनेंट भी हो गया है। अब हम राइबोसोम की बात करते हैं। तो राइबोसोम्स आर द फैक्टरीज विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब राइबोसोम के साथ में की वजह से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं RNA पॉलीमरेज क्या बना रहा है, देखिए ग्रीन कलर का है हमारा mRNA, उसके साथ में तुरंत ही प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन दैट इज राइबोसोम अटैच हो गया एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। दिस इज को ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होता है, पूरा mRNA बनेगा, उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा, देन उससे ट्रांसलेशन होगा, ठीक। तो ये राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स। Simply, ribosome consists of 2 subunits, and both the subunits are made up of ribosomal RNA and protein. So यूकैरियोट का जो सब यूनिट्स है डिफरेंट राइबोसोम का, दे आर 60S एंड 40S। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। तो 16S का डिफरेंट राइबोसोमल RNA, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि राइबोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है। तो देख सकते हैं 16S जो सब यूनिट है राइबोसोम का, उसमें राइबोसोमल RNA है 5.8S,
5s and 28s। जो 40s सब यूनिट है उसमें जो राइबोसोमल आरएनए है दैट इज 18s। वैसे प्रोकैरियोट के केस में 2 सब यूनिट है 50s एंड 30s। जो 50s है उसमें 2 तरह के राइबोसोमल आरएनए 5s एंड 23s एंड 16s राइबोसोमल आरएनए। सिर्फ एक ही सब यूनिट जो 30s है उसमें सिर्फ एक ही राइबोसोमल आरएनए होगा 16s, ठीक है। एंड डिफरेंट प्रोटीन्स आपके सामने हैं। तो ये हुआ ओवरऑल आइडिया राइबोसोम के बारे में। ये जो एस है उसका मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। यहाँ आप देख सकते हैं एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग यूनिट क्या है? तो सेडबर्ग यूनिट इज द 1 सेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड। इट tells us the velocity at which that particular fragment of cell settles down during centrifugation। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है, बहुत स्पीड में ये मशीन घूमती है। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग लेयर बने हैं। देखिए 70s ये देखिए ये एक अटैच्ड राइबोसोम है, दोनों सब यूनिट्स अटैच होते हैं। देखिए यहाँ देखिए दोनों सब यूनिट्स अटैच्ड हैं। ये है लार्ज सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट। ये सबका प्रोकैरियोट के केस में अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो 70s सब यूनिट जो है 70s सब यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा 70s सब यूनिट जो है वो क्योंकि बहुत उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, उसका साइज़ एंड शेप बाकी सबसे अलग होगा, तो वो सबसे जल्दी सेटल हो जाएगा। इट हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग बिकॉज इट हैज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड शेप एंड साइज इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ 50s एंड 30s। वैसे 50s और 30s जो है इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, साइज, शेप है वो 70s से कम होगा, इसलिए वो थोड़ा देर से सेटल डाउन होते हैं। इसलिए पहला जो बैंड है वो आपको 70s का दिखेगा, अटैच्ड फॉर्म का दिखेगा। सेकेंड बैंड जो है वो लार्ज सब यूनिट का दिखेगा एंड थर्ड बैंड जो है वो स्मॉल सब यूनिट का दिखेगा। तो दिस इज़ द ओवरऑल आइडिया। अब ये एस क्या है? तो ये एस दिस टेल्स अस अबाउट द वेलोसिटी। ये एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके पीछे एक लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट। सिंपल इतना ही कि एस का मतलब होता है वेलोसिटी। तो 30s मतलब 30 इंटू 10⁻⁻13, ऐसा ही कुछ टाइम लगता है इसको सेटल होने में। एंड क्यों 70s और इज इक्वल टू 30s 50s नहीं, मतलब जो दो सब यूनिट्स हैं 70 इज इक्वल टू 30 + 50 तो नहीं होता, 30 + 50 इज इक्वल टू 80। तो ये 70 कहाँ से आ गया? तो आप याद रखेंगे दो जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का पूरा कॉम्बिनेशन एक सब यूनिट है, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन अलग सब यूनिट, दोनों सब यूनिट मिक्स होंगे। तो जब वो मिक्स होंगे तो जैसे यहाँ पे मेरा हाथ देख सकते हैं, मैं जब पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ कुछ रीजन्स कॉमन है जिसकी वजह से ये दोनों सेट हो पाए। वैसे ही 30s एंड 50s जब एक दूसरे से सेट होते हैं कुछ रीजन्स कॉमन हो जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स कॉमन हो जाते हैं, जिसकी वजह से 70s जो है उसका कंबाइंड इफेक्ट 30s और 50s से कम होगा। तो 30 + 50 इसी के लिए 70 नहीं होता है। तो आपको एस का मतलब भी समझ में आ गया, राइबोसोम भी समझ में आ गया, टीआरएनए भी समझ में आ गया, एमआरएनए भी आ गया, ठीक है। आप राइबोसोम रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे और हैं, यहाँ देख सकते हैं। पहले इनिशिएटेड टीआरएनए और स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट आया, दोनों एक दूसरे से एसोसिएट कर गए, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद में स्टॉप कोडॉन के पास आने से ग्लूकान, दोनों सब यूनिट अलग हो गए, प्रोटीन अलग हो गया। दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा एक और चीज़ है पॉलीजोम का कॉन्सेप्ट, जो कि एक समय में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था मेडिकल एंट्रेंस के लिए। तो पॉलीजोम क्या होता है? अगर एक ही एमआरएनए में एक ही वक्त में बहुत सारे राइबोसोम्स हो, जो कि होते ही हैं, देखते हैं आप यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टार्ट कोडॉन से इस वाले राइबोसोम ने सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट किया, वो स्टार्ट कर करके कॉर्नर में चला गया। अगर वो स्टार्ट करके कॉर्नर में जाएगा फिर से स्टार्ट करेगा तो दिस विल बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड दिस कैन नॉट मीट द डिमांड्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर द सेल। इसके लिए एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि एक राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट किया सबसे पहले और उसने प्रोटीन सिंथेसिस कर करके लास्ट में पहुंच गया, तो नेक्स्ट राइबोसोम जैसे वो आगे बढ़ेगा राइबोसोम बाइंडिंग साइड से वो बाइंड करेगा, एंड उसके बाद जैसे वो राइबोसोम बाइंडिंग साइड से सेकेंड वाला आगे बढ़ेगा कि थर्ड वाला बाइंड करेगा, फोर्थ वाला बाइंड करेगा। इस तरह से सारे राइबोसोम्स जो हैं वो के एक साथ बाइंड करेंगे, अलग अलग स्टेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता रहेगा एंड दैट विल बी वेरी गुड टू मेंटेन। तो इस अलग अलग तरह से राइबोसोम्स जो है वो अलग अलग तरह का प्रोटीन्स यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पीड में प्रोटीन्स बना रहे हैं, मतलब हमें बहुत सारे कॉपीज़ मिलने वाले हैं इन वन मैकेनिज्म। तो एक ही मैकेनिज्म यूज़ करने से बहुत सारे कॉपीज़ मिल जाएंगे प्रोटीन्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनिशिएशन की बात करते हैं। हमेशा याद रखना है इनिशिएशन में पहले स्मॉल सब यूनिट बाइंड करता है, फिर लार्ज सब यूनिट आता है। जब लार्ज सब यूनिट आता है तभी इनिशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। डन, ठीक है।
ठीक है, अब इनिशिएशन की बात यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेप्टिडाइल टीआरएनए है एंड अमीनो एसिड टीआरएनए। ओके, आई थिंक इसे हम कल करेंगे तो बेटर होगा। कल हम यूकैरियोट का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे एंड प्रोकैरियोट का इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन यूकैरियोट के साथ में कंपेयर कर करके मैं आपको पढ़ा दूंगी। प्रोकैरियोट का इनिशिएशन, यूकैरियोट का इनिशिएशन पहले पढ़ेंगे, फिर प्रोकैरियोट का इलॉन्गेशन, यूकैरियोट का इलॉन्गेशन, फिर दोनों का ट्रांसक्रिप्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बताऊंगी जो मैंने क्लासेस में भूल गया था, नहीं बताया गया था, तो वो चीज़ें बताया जाएगा। आज हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़ लिए, mRNA, rRNA, tRNA एंड अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस। सो वी विल मीट टुमारो एग्जैक्टली एट 1 PM। हम कल 1 PM पे मिलेंगे, पूरा प्रोसेस कवर कर देंगे, इनिशिएशन, elongation, termination, prokaryote, eukaryote. So that's all for today's session. Thank you all. Thank you for watching. Let's meet tomorrow at 1 PM. आज शाम को 7 बजे we will talk about DNA repair.